हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण का सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे इनके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल, जो आने वाले हैं 2 अंक के हिसाब से। पहला प्रश्न यह पूछा है, तापीय प्रसार क्या है। देखिए, तापीय मतलब कि सिंपल सा अर्थ होता है ताप। क्या सिंपल सा अर्थ होता है ताप। ताप का सामान्य मतलब हम निकालते हैं गर्म करना। कोई चीज़ ठंडी है या कोई चीज़ गर्म है, इसका जब हम मान निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो ताप कहलाता है। प्रसार का मतलब होता है उसमें बढ़ोतरी होना। प्रसार का मतलब होता है उसमें बढ़ोतरी होना। तो इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रायः प्रत्येक पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। प्रसार यानी कि फैलना होता है। तापीय मतलब जब उसको गर्म करते हैं ताप में कुछ परिवर्तन होता है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनेगी कि प्रायः प्रत्येक पदार्थ गर्म करने पर फैलता है, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच साम्य दूरी बढ़ जाती है। जब साम्य दूरी बढ़ जाती है तो जो पदार्थ होते हैं वो फैलने लग जाता है गर्म होने के बाद। तो इसे ही हम पदार्थ का तापीय प्रसार कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 2 पूछा है, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। 2 डेफिनेशन यहाँ पूछी है। पहली पूछी है रेखीय प्रसार गुणांक की और दूसरी पूछी है आयतन प्रसार गुणांक की। प्रसार गुणांक होते हैं, उनके प्रकार हैं। 2 प्रकार यहाँ पर हैं, रेखीय और आयतन। दोनों की डेफिनेशन हमें देनी है। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक दोनों ही लगभग सेम है डेफिनेशन के हिसाब से। किस प्रकार से अंतर है इन दोनों में, आप ध्यान से समझिएगा कि किसी पदार्थ की एकांक लंबाई में, आपको यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखना है, रेखीय प्रसार में एकांक लंबाई। तो किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और इसे हम प्रायः अल्फा से व्यक्त करते हैं। इससे बताते हैं, अल्फा से बताते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, तो जब कोई छड़ होती है एकांक लंबाई की और उसका ताप हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो उसकी जो लंबाई होती है उसमें जितनी भी वृद्धि होती है तो वह उस छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, और इसे अक्सर अल्फा से व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं हम आयतन प्रसार गुणांक होता क्या है। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन, जब आयतन प्रसार गुणांक आता है तो आपको यहाँ लिखना है एकांक आयतन, और जब रेखीय प्रसार आता है तो आपको यहाँ लिखना है एकांक लंबाई। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उस पदार्थ का उसे उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, और इसे हम प्रायः बीटा से दर्शाते हैं। ये दोनों में जो परिभाषा है वो यहाँ पर इस प्रकार से पूरी हो जाती है। फिर है अगला प्रश्न यहाँ पर, थर्ड, एक कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा आपको बतानी है। कैलोरी जो है ये ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक है, इसकी डेफिनेशन आपको देनी है। परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। क्या हो गया कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा की मात्रा की जरूरत होगी उस मात्रा को हम बोलेंगे 1 कैलोरी। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, दूरस्थ खगोलीय पिंडों के ताप का अनुमान किस विधि द्वारा लगाया जाता है। जो ब्रह्मांड में जो दूरस्थ पिंड होते हैं, जैसे कि चंद्रमा, कोई अन्य ग्रह हो गया, बुध हो गया, अन्य जो भी ग्रह हैं वो हो गए, सूर्य हो गए, तो इन पर जो ताप है, टेम्परेचर, उसका अनुमान हम कौन सी विधि से लगाते हैं, तो वो विधि है विन नियम द्वारा, या इसे विन का विस्थापन नियम के द्वारा भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ हमें लिखना है विन नियम द्वारा हम जो दूरस्थ खगोलीय पिंड होते हैं उनके ताप का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी के संबंधित ये अगला क्वेश्चन आ गया है 5वां। पूछा है विन का विस्थापन नियम क्या है। क्या बोला, विन का विस्थापन नियम क्या है। तो इस प्रकार से कि किसी ताप पर कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये यहाँ पर इसकी नियम की डेफिनेशन है कि किसी ताप पर कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अर्थात क्या होगा, लैम्डा अनुक्रमण व्युत्क्रमानुपाती 1/t। यहाँ से जब हम अनुक्रमणपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है और इस टी का मल्टीप्लिकेशन हम लेमडा के साथ कर देते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं लेमडा टी इक्वल टू हो जाएगा नियतांक। फिर अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि भिन्न भिन्न तापों T1 और T2 के दो पिंडों को यदि ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उनका अंतिम ताप T1 प्लस T2/2 ही हो, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका सिंपल सा जो प्रश्न का मतलब है वो ये बोलना चाह रहा है कि अपने पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का ताप T1 है और एक वस्तु का जो ताप है वो T2 है। इन दोनों को हम आपस में संपर्क में ला रहे हैं। तो संपर्क में लाए तो यहाँ पर जो ताप है वो T1 प्लस T2/2 दोनों के योग का आधा होगा या नहीं होगा, ये हमें पूछा है कि एक का ताप T1 है, एक का ताप T2 है। तो दोनों को ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उनका ताप अंतिम जो ताप है वो T1 प्लस T2/2 ही हो, कार्य स्पष्ट कीजिए। तो ये ऐसा हर कंडीशन में फुलफिल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसका कारण हमें यहाँ लिखना है। तो हमें लिखना है कि भिन्न भिन्न तापों T1 और T2 के दो पिंडों को यदि ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उनका ताप अंतिम ताप T1 प्लस T2 ही हो, क्योंकि अंतिम ताप वस्तुओं के अलग अलग तापों के अतिरिक्त उनकी ऊष्माधारिताओं पर भी निर्भर करती है। किन पर निर्भर करती है, उनकी ऊष्माधारिताओं पर भी निर्भर करती है, जिस कारण से जो उनका अंतिम ताप है वो T1/T2/2 नहीं रह पाता है, वो इन T1 और T2 के मध्य ही कुछ ना कोई अन्य ताप रहता है। फिर है प्रश्न कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है। गाड़ी चलती है, कार चलती है, तो जो टायर होते हैं उनके मध्य वायुदाब बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि कार को चलाते समय टायर और सड़क के मध्य घर्षण के कारण टायर एवं उसमें जो भरी वायु है उसका ताप बढ़ जाता है। क्योंकि जब टायर चलते हैं यानी कि कार चलती है तो टायर और सड़क के मध्य घर्षण होता है और घर्षण के कारण टायर और उसमें अंदर जो वायु भरी रहती है उसका ताप बढ़ जाता है और टायर के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो टायर का आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो दाब का नियम है P समानुपाती T, इसके अनुसार क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये नियम के अनुसार जो कार है उसको चलाते चलाते उसके टायर में वायुदाब बढ़ जाता है। फिर है किसी बंदरगाह के समीप के शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु की अपेक्षा अधिक शीतोष्ण होती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंदरगाह के निकट के शहरों की आपेक्षिक आर्द्रता समान अक्षांश के रेगिस्तानी शहर की तुलना में अधिक होती है। जो ठंडा होती है वो बंदरगाह के निकट ज़्यादा होती है और रेगिस्तानी शहर की तुलना में अधिक होती है, वो यानी कि रेगिस्तानी शहर में कम होती है वो। इसी कारण से बंदरगाह के समीप की जलवायु रेगिस्तान शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है, अधिक से अधिक ठंडी होती है। फिर अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है जबकि दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। आमतौर पर यह हम सर्दियों के समय पर देख पाते हैं और सर्दियों का क्वेश्चन लिया हुआ ही है। सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म होता है लेकिन दोपहर के समय आते आते भूमिगत जल ठंडा हमको प्रतीत होने लगता है। तो हमें यहाँ लिखना है कि चूंकि भूमिगत जल का जो ताप है वो नियत बना रहता है,
अब जमीन के अंदर जो पानी है, जो भूमिगत पानी है, उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो नियत बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और मिट्टी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए बाह्य ताप का भूमिगत जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो यानी कि जो पानी है भूमिगत जल का, वो उसका तापमान नियत है, फिक्स है उसका तापमान। इसलिए क्या होता है, इसलिए सर्दियों में सुबह जब भूमिगत जल बाहर निकालते हैं तो बाह्य ताप कम होने के कारण बाहर का जो तापमान है वो कम होता है और जल का जो तापमान वो अधिक होता है। इस कारण से हमें यह गर्म प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय में बाह्य ताप भूमिगत जल के ताप से अधिक होता है, और जब बाहर का तापमान ज़्यादा हो गया तो पानी का जो तापमान है वो हमें कम महसूस होगा। तो इसलिए दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हम, कि चूंकि भूमिगत जल का ताप नियत रहता है तथा मिट्टी उष्मा की चालक होती है, इसलिए बाह्य ताप का भूमिगत जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सर्दियों में भूमिगत जल बाहर निकालते हैं तो बाह्य ताप कम होने के कारण हमें यह घन प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय बाह्य ताप भूमिगत जल के ताप से अधिक होता है, इसलिए दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा और ताप में अंतर लिखना है। ऊष्मा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ की अणुओं की गति से हमें प्राप्त होती है। ये क्या है, एक ऊर्जा है जो पदार्थ की अणुओं की गति से हमें प्राप्त होती है। और ताप, तो ताप वह भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताती है, भी किस वस्तु का ताप किस वस्तु में जो है एक दूसरे से परिवर्तित हो रहा है या स्थानांतरित हो रहा है। ऊष्मा, इसका व्यावहारिक मात्रक कैलोरी है और ऐसे पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। ताप का व्यावहारिक मात्रक सेल्सियस है और ऐसा पद्धति में इसका जो मात्रक है वो केल्विन है। ऊष्मा, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके ताप पर, द्रव्यमान पर और प्रकृति पर निर्भर करती है। जो ऊष्मा होती है वो उसके ताप पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, प्रकृति पर निर्भर करेगी। और किसी वस्तु का ताप उसमें निहित ऊष्मा पर निर्भर करेगा। ये खाली ऊष्मा पर निर्भर करता है और ये ताप पर, द्रव्यमान पर और प्रकृति तीनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, ताप मापन के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध लिखिए। दो पैमाने यहाँ पूछे हैं, एक पूछा सेल्सियस पैमाना और एक पूछा फ़ारेनहाइट पैमाना। इन दोनों में क्या संबंध है वो बताना है। तो संबंध इस प्रकार से है, C/5 बराबर F-32/9। तो ये इन दोनों जो पैमाने होते हैं सेल्सियस और इन फ़ारेनहाइट, इन दोनों में संबंध है। एक और पैमाना होता है जिसे हम केल्विन पैमाना या परमताप पैमाना बोलते हैं। इन तीनों में आप संबंध नोट करके रख लें, ताकि यदि कोई अन्य संबंध पूछे तो आप वहाँ पर आंसर लिख पाएँ। तो इन तीनों में संबंध होता है किस किस में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने। क्या संबंध होता है, तो ये होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ये इन तीनों में संबंध होता है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में ये दोनों संबंध होते हैं, फ़ारेनहाइट और केल्विन में दोनों संबंध, और सेल्सियस और केल्विन में दोनों संबंध होते हैं। और इस प्रकार से कुल ये तीनों संबंध यहाँ हो जाते हैं, जो है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। अगला प्रश्न पूछा है, पारे के तापमान का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत बताना है कि जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा जो होता है उसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पारे का जो तापमापी है वो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। पारे का जो तापमान भी होता है वो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। ताप का मान जितना अधिक होता है पारा उतना ही अधिक प्रसारित होता है। पारा जो है कैल्विन भाग कर फैलता है, तो इसीलिए ताप का मान जितना अधिक होता है पारा उतना ही अधिक प्रसारित होता है। पारे के प्रसार के आधार पर ताप के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पारे का तापमापी का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, क्या परम ताप पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव है, कारण सहित लिखिए। तो जो परम ताप पैमाना होता है उसमें ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परम शून्य ये न्यूनतम संभव ताप है तथा इससे कम कोई ताप संभव ही नहीं है। यदि ऐसा होता
तो इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इस कारण से जो परम ताप पैमाना है इस पर ऋणात्मक मान संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि लोहे के एक रिंग या छल्ले को गर्म किया जाए तो इसके द्रव्यमान पर और इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक लोहे की वस्तु है, खास तौर पर उसको लिया है, छल्ले को, रिंग को लिया है। इस रिंग को आपको क्या करना है, इस रिंग को आपको गर्म करना है, तो क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन इसका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। यही कारण आपको यहाँ पर लिखना है, जो परिवर्तन होगा वो। तो हमें लिखना है कि यदि लोहे के एक छल्ले या रिंग को गर्म किया जाए तो इसका द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहेगा, परंतु घनत्व घटेगा। क्या कारण है कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। यानी कि रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है, वो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। तो हमें लिखना है कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है क्योंकि गर्मियों में ताप बढ़ने के कारण पटरियों की लंबाई में प्रसार होता है। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं लोहे की, उनमें उसमें प्रसार होता है, तो इस कारण से पटरियों की लंबाई में प्रसार हो जाता है, जिससे क्या होता है, रेलगाड़ी के गिरने का भय लगा रहता है। और इस खतरे को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि जो रेल की पटरियाँ होती है उनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ दी जाती है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वें नंबर का। यहाँ तक इस लेक्चर को हम रखेंगे। मोलर ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। तो किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में प्रयुक्त अथवा आवश्यक ऊष्मा के बराबर होती है। यदि हम एक वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं और उसके लिए हमें जितनी ऊर्जा की ऊष्मा की आवश्यकता लगे, वो ऊष्मा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। और इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस है। क्या है, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस से व्यवहारिक है। और ऐसा पद्धति में इसका जो मात्रक है वो है जूल प्रति केल्विन। ध्यान रखें, व्यवहारिक और ऐसा मात्रक दोनों अलग अलग होते हैं। व्यवहारिक मात्रक जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं वो होते हैं, और ऐसे पद्धति के मान अलग होते हैं। ध्यान रखें, कुछ जगह व्यवहारिक और ऐसे मात्रक समान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। जूल और प्रति डिग्री सेल्सियस व्यवहारिक है, और जूल प्रति केल्विन ये ऐसा पद्धति का मात्रक है। आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप उसे सबसे पहले विजिट कर सकें। धन्यवाद।